नमस्कार आप सभी को। पंचायती राज की ये सीरीज बहुत ही अच्छे से चल रही है। काफ़ी अच्छा आपका प्यार और सपोर्ट मिल रहा है और इसी वजह से हम इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पंचायतों की निधियां और कर अधिरोपित करने की शक्ति। पंचायतों की निधियां और कर अधिरोपित करने की शक्ति, दो अलग अलग पार्ट है। पंचायतों की निधि हम अलग पढ़ेंगे और जो पंचायत के पास कर अधिरोपित करने की यानी कि कर टैक्स लगाने की जो पावर है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। दोनों पार्ट को हम एक ही लेक्चर में कवर करेंगे, ज़्यादा नहीं, 20-25 मिनट का टॉपिक रहेगा। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताऊंगा इसमें जो लिखा हुआ है उससे, तो आप उसको अलग से नोट डाउन करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूं। जो डायरेक्ट यहां तक पहुंचते हैं बिना प्रीवियस वीडियो देखे, तो प्लेलिस्ट में सारा वीडियोस आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में हर एक टॉपिक मिल जाएगा, तो उस पर आप जाकर देख लें प्लेलिस्ट को। योगेन साहू क्लासेस चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, मिल जाएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। और जिन बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा है कि सर ये चल क्या रहा है, तो मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, चाहे वो एडीओ के लिए हो या पीएससी के लिए हो या व्यापम के किसी और एग्जाम के लिए। एचआर पब्लिकेशन की एक किताब है। इस किताब को मैं पूरा आपको याद करा कर दे रहा हूँ। इसमें कोई गलती होगी तो उसको सुधार कर रहा हूँ, इसमें कुछ कमियां रह गई होंगी तो एक्स्ट्रा बातें बताकर ये पूरा पोर्शन कवर कर रहे हैं। चलिए हमारा टॉपिक है पंचायतों की निधियां और कर अधिरोपित करने की शक्ति। ओके, चलिए इसका प्रावधान अगर 243H, तो टैक्स वाला जो प्रावधान है ये संविधान के 243H में दिया हुआ है। लेकिन ये तो संविधान की बात हो गई। हमारे पंचायती राज अधिनियम में, हमारा मतलब छत्तीसगढ़ का जो पंचायती राज अधिनियम 1993 है, इसके अध्याय 7 में ये कवर होता है। कौन से अध्याय में? अध्याय 7 में ये चीज कवर होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और अध्याय 7 में जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं वो धारा 66, 67, 68, ये धारा है इंपॉर्टेंट, जिसको हम आज पढ़ेंगे। 66, 67, 68। इससे पहले वाले लेक्चर में मैं लगभग 35 धाराएं आपको याद करा कर दे दिया हूं। ऐसे ही हम थोड़े बहुत और आगे बढ़ते चलेंगे। आज लगभग 5-6 धारा करेंगे, तो टोटल 40 से 42 धाराएं आपको इजीली याद हो जाएंगी। तो देखो 66, 67, 68 हम पढ़ेंगे। अब चलिए 66 में, 66 अगर आप याद करेंगे 66 का फिगर, तो साथ ही साथ 77 का फिगर भी आपको याद कर लेना है। धारा 66 में क्या है? तो पंचायत निधि की बात करता है। धारा 66 में क्या है अगर पूछा जाए, तो धारा 66 में पंचायत की निधि है। क्या है? पंचायत की निधि है। तो धारा 66 किसकी बात करता है? पंचायत की निधि के बारे में बात करता है। तो ये धारा आपको याद कर लेना, पंचायत की निधि। और ऐसे ही ध्यान रख लेना 66 में पंचायत की निधि, ये भैया उसकी निधि में पैसा कैसे आएगा? टैक्स लगाकर आएगा। तो 66 के बाद 77 याद कर लेना। तो पंचायत की कर अधिरोपित करने की शक्ति, पंचायत की कर, कर यानी कि टैक्स, पंचायत की कर अधिरोपित, अधिरोपित करना मतलब इम्पोज, टैक्स इम्पोज करने का पावर, अधिरोपित, अधिरोपित, पंचायत की कर अधिरोपित करने की शक्ति, ये किस में दिया हुआ है? सेक्शन 77 में। बार बार आर्टिकल निकल जाता है, एक्चुअल में आर्टिकल्स हम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यूज करते हैं, इसके लिए हम सेक्शन यूज करेंगे, ठीक है। या धारा, तो धारा 66 में पंचायत की निधि है और धारा 77 में पंचायत की कर अधिरोपित करने की शक्ति है, ठीक। तो क्या लिखा हुआ धारा 66 में देखते हैं। पंचायती राज के प्रत्येक स्तर में, प्रत्येक स्तर कहने का तात्पर्य है कि ग्राम पंचायत, एक स्तर ग्राम पंचायत होता है, दूसरा स्तर होता है जनपद पंचायत और तीसरा स्तर होता है जिला पंचायत। तो तीनों स्तर में एक निधि होगी जो पंचायत निधि के नाम से जानी जाएगी, जिसमें पंचायत की समस्त प्राप्तियों एवं राशियों को रखा जाएगा। प्राप्तियां मतलब जो भी रिसीविंग्स हो गए उसको रखा जाएगा, और जो भी खर्चे हैं वो भी इसी में से ही करेंगे। अपना एक फंड होता है, चाहे आप नगर पंचायत देख लो, नगर पालिका देख लो, नगर निगम हो गया, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, इसका अपना एक फंड होता है। अब बात को समझना, जैसे आपका एक बैंक में अकाउंट है, वो आपका खुद का फंड है ना, खुद के पैसे हैं। आप कहीं से पैसे कमाएं, आप अपने फंड में जमा कर दोगे, बैंक में जमा कर दोगे, और आपको पैसे खर्च करने हैं तो उसी अकाउंट से आप पेमेंट करोगे। ठीक इसी प्रकार पंचायत का भी अपना एक अकाउंट होता है, उसी अकाउंट की ही बात कर रहे हैं। पंचायत निधि, फंड, निधि मतलब होता है फंड, तो उसका खुद का एक अकाउंट होता है। ये अकाउंट कहाँ रहेगा? ये अकाउंट या तो आप बैंक में बनवा सकते हो, मतलब पंचायत बैंक में रहेगा, या पोस्ट ऑफिस में, डाकघर में, वो भी बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। ज़्यादातर सब बैंक में सुविधाएं रहती है, बैंक में अकाउंट रहता है, बट बैंक में या पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट खुला सकते हो। अपना मतलब ये पंचायत का अकाउंट खुले रहेगा। अभी हम फिलहाल ग्राम और जनपद और जिला पंचायत की बात करेंगे, यानी कि ग्रामीण स्तर की बात करेंगे, नगरीय निकाय की बात नहीं करेंगे। समझ आई बात? तो जितने भी पैसे आएंगे, बोले सर पैसे कहाँ से आएंगे?
पैसे हो सकता है अभी आगे हम टैक्स अधिरोपित करने की शक्ति हम जब देखेंगे ना, तो विभिन्न प्रकार के टैक्स, विभिन्न प्रकार के शुल्क, विभिन्न प्रकार के फीस पंचायत द्वारा लिया जाता है। तो जब वो फीस लेंगे तो रिसिप्ट कटता है, ठीक, पंचायत का अपना एक रसीद होगा। अगर कोई टैक्स वसूल रहे हैं तो पैसा लेंगे, कैश लेंगे, वो पर्ची कट के जाएगी उनको। तो पैसा कोई कर्मचारी अपने जेब में नहीं डाल लेगा, वो जाकर जमा कराएगा कहाँ, उस पंचायत निधि में, जिस भी बैंक में अकाउंट होगा, ठीक है, तो उस अकाउंट में उस पंचायत का नाम, सपोज ग्राम पंचायत मातरोडी, तो ग्राम पंचायत मातरोडी के नाम से वो फंड जमा हो जाएगा, वो पैसा जमा हो जाएगा। इतनी सी बात समझ आई। अब कुछ खर्चे करने हैं। खर्चे सर किस प्रकार के? अरे पंचायत के क्षेत्र में कुछ भी कार्य जो पंचायत को करना है, कुछ साफ सफाई का काम करवा रहे हैं या कुछ और काम करवा रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं वहाँ के पदाधिकारियों को, मानदेय दे रहे हैं, तो अगर वो सब पेमेंट करना है तो भैया पेमेंट कैसे होगा? कोई कर्मचारी खुद से कर लेगा क्या? नहीं। तो वो पेमेंट चेक के माध्यम से होता है, ज़्यादातर सब चेक के माध्यम से होता है, ज़्यादातर सब ऑनलाइन ही होता है। ऑनलाइन मतलब नगद में कुछ नहीं होगा, सब जो भी होगा अकाउंट के माध्यम से होगा, ट्रांजैक्शन के माध्यम से होगा। तो भैया पेमेंट भी होगा उसी खाते से ही होगा, पंचायत निधि से। समझ आई बात? कुछ निधि, कोई अनुदान मिल रहा है तो वो भी उसी निधि में पैसा जाता है। इतनी सी बात समझ आई? चलिए ठीक है। तो यही बोल रहा है, यह पंचायत निधि निकटतम सरकारी खजाने, उप खजाने, डाकघर, सरकारी बैंक, अनुसूचित बैंक यानी कि शेड्यूल्ड बैंक या उसकी शाखा में रखे जाएंगे। समझ आई बात? चलो ठीक। अब पैसे ले रहे हैं तब तो ठीक है, पैसे ले रहे हैं, पंचायत का फायदा हो गया तो ठीक, कोई बात नहीं, उसके लिए रसीद कटता है, रिसिप्ट देते हैं। लेकिन पैसे खर्च करने तो सरकारी पैसा है भैया, बिना हिसाब किताब के आप कोई खर्च नहीं कर सकते। इवन जो रिसीविंग्स होता है उसका भी हिसाब किताब रखा जाता है कैशबुक में, कैशबुक बैंक में सब सारा हिसाब किताब रखा जाता है। लेकिन आप जो पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करने के लिए कोई भी ऐसे पैसे निकाले और किसी को दे दिए, ऐसा नहीं। तो उसके लिए कटता है चेक। उसके लिए क्या कटता है? पेमेंट के लिए चेक कटता है। और वो पेमेंट, अब ये भले इसमें लिखा हुआ 5,000 रुपये तक कैश पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर का चेक लगेगा, लेकिन ज़्यादातर सब पेमेंट चेक, ताकि वो ट्रांसपेरेंसी रहे। तो भैया जो भी पेमेंट करना है पंचायत निधि से, रकम आहरित करना मतलब निकालना, विड्रॉ करना, तो भाई वो बिना सिग्नेचर के नहीं होगा। अब सोचो आपका अकाउंट रहता है बैंक में, तो आप अपना सिग्नेचर, किसी को समझ लो चेक दे रहे हो भैया, तो चेक से पेमेंट करोगे तो आपका साइन रहेगा। मैं किसी को पेमेंट करूंगा अपने पर्सनल अकाउंट से तो मैं योगेंद्र साहू नाम से अपना साइन करूंगा, ठीक। अच्छा, अगर मेरा योगेंद्र साहू क्लासेस के नाम से पेमेंट हो रहा तो मेरा सील लगेगा योगेंद्र साहू क्लासेस, उसके ऊपर मैं सिग्नेचर करूंगा। अब ऐसे सोचो तो पंचायत का फंड है ना, कोई आदमी का तो है नहीं, वो कोई आदमी तो है नहीं, तो सोचो वो कौन साइन करेगा? तो पंचायत के बिहाफ में विभिन्न अधिकारी कर्मचारी हैं जिनको ये पावर है सिग्नेचर करने का। तो यही बात हम समझेंगे कि पंचायत निधि से अगर पैसे निकालना है तो किसका सिग्नेचर लगेगा। तो ध्यान रखना, ये कोई एक आदमी सिग्नेचर नहीं करता है, ये 2 लोगों का सिग्नेचर रहता है। तो ध्यान रखना, अगर ग्राम पंचायत निधि से पैसे निकालने हो, ग्राम पंचायत निधि से पैसे निकालने हो तो ज्वाइंट सिग्नेचर लगेगा, संयुक्त सिग्नेचर लगेगा। किसका? तो सरपंच और सचिव का। तो एक तरफ सरपंच का सील रहेगा, उसके ऊपर वो साइन करेगा चेक में, और एक सचिव का, ग्राम पंचायत के सचिव का सील रहेगा, उसके ऊपर वो साइन करेगा, तब जाके पेमेंट निकलता है, ठीक। तो सरपंच और सचिव का साइन रहेगा ग्राम पंचायत निधि से पेमेंट निकालना है। तो अगर यही चीज जनपद पंचायत की निधि से पेमेंट निकालना है तो किसका सिग्नेचर रहेगा? सीईओ। सीईओ कहाँ का? जनपद पंचायत का सीईओ। और सहायक लेखा अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से। तो सहायक लेखा अधिकारी यानी कि एएओ बोलते हैं, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, मैं आपको बता दूं, ये जो जितने कॉमर्स स्टूडेंट हैं उनके लिए बात है। कॉमर्स के लिए पोस्ट इतने सारे खाली हैं, क्योंकि मैं विभाग में काम किया हूं, अलग अलग विभाग में कहीं न कहीं जाना पड़ता था। पोस्ट खाली रहते हैं, लेकिन किसी और को चार्ज मिला रहता है। कोई प्यून है, वो उसका अकाउंट का काम देख रहा है, कोई सहायक ग्रेड 3 है, वो उसका अकाउंटेंट का चार्ज लिया हुआ है, अकाउंट ऑफिसर का चाहिए। इतने सारे पोस्ट खाली रहते हैं। आप देखेंगे कॉमर्स स्टूडेंट के लिए एक पोस्ट कौन कौन सा आया। 2017 में मार्क फेड के अकाउंटेंट का आया, 2018 में नगरीय निकाय का अकाउंटेंट का आया, CACC 2018। उसके बाद अभी इंटरनल ऑडिटर का पोस्ट है। 2015 में असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का पोस्ट है, वो भी मार्क फेड वाला था। अलग अलग विभाग में अकाउंटेंट की जरूरत होती है, लेकिन पोस्ट निकालते नहीं, पोस्ट खाली रहता है, निकालते नहीं। लेकिन कभी आए तो निश्चिंत होकर योगेंद्र साहू क्लासेस देखना, पूरी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आने वाले समय में
पोस्ट आएगा उसका फिलहाल। तो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर सीईओ और एएओ दोनों की संयुक्त सिग्नेचर से यहाँ से फंड निकलेगा। और जिला पंचायत निधि से निकालना हो तो जिला पंचायत का सीईओ और वरिष्ठ लेखा अधिकारी यानी कि जो सीनियर अकाउंट ऑफिसर है उसके सिग्नेचर से पैसा निकलेगा। अब आपके मन में सवाल आया सर ये नहीं रहेगा तो देखो दो लोग का ज्वाइंट सिग्नेचर लग रहा है, दोनों में से कोई एक नहीं रहे, सिग्नेचर दो ही का लगेगा, सिग्नेचर दो ही लगेंगे। लेकिन अगर ध्यान रखना, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक अनुपस्थित हो तो ग्राम पंचायत के केस में या सरपंच अनुपस्थित हो या सचिव अनुपस्थित हो तो विहित प्राधिकारी एक सिग्नेचर का काम कर देगा। जैसे सचिव नहीं है तो सरपंच और विहित प्राधिकारी सिग्नेचर कर देंगे। अब बोले सर ये विहित प्राधिकारी कौन है, तो ध्यान रखना जनपद पंचायत का सीईओ किसी को पावर देता है कि अगर ये उपस्थित नहीं रहे तो आप सिग्नेचर कर सकते हो। तो सचिव की अनुपस्थिति में जनपद पंचायत सीईओ विहित प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगा। ठीक है, ऐसे ही जनपद पंचायत निधि से पेमेंट निकालना हो तो सीईओ और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर यानी कि सहायक लेखा अधिकारी का संयुक्त हस्ताक्षर रहता है। अब इन दोनों में से कोई एक भी अनुपस्थित रहा, मान के चलो सीईओ अनुपस्थित रहा तो क्या होगा, तो यहां पे भी एक विहित प्राधिकारी, ये विहित प्राधिकारी ये साइन करेगा। बोले सर ये विहित प्राधिकारी कौन आ गया, तो ये विहित प्राधिकारी कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है कलेक्टर। ठीक है, तो कौन डिसाइड करता है कलेक्टर डिसाइड करता है। ठीक है, तो जो जिस भी व्यक्ति को अधिकार मिलेगा प्राधिकृत रहेगा वो व्यक्ति, दोनों में से कोई एक अनुपस्थित रहा तो उसके बिहाफ पे सिग्नेचर कर देगा। इतनी सी बात समझ आई। बोले सर यहाँ ऐसा कोई विहित प्राधिकारी नहीं है, इन दोनों का ही साइन लगेगा। बोले सर दोनों अनुपस्थित रहे तो फिर नहीं निकलेगा, दोनों में से किसी एक को तो रहना, कहाँ मर जाएंगे क्या लोग, नहीं कहीं कहीं तो रहेंगे। ठीक, तो दोनों में से कोई एक रहेगा। ये ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के केस में तो दोनों का सिग्नेचर रहेगा, दोनों में से कोई एक गायब हो गया तो विहित प्राधिकारी द्वारा सिग्नेचर रहेगा। और विहित प्राधिकारी कौन नियुक्त करेगा ये बता दिया, यहाँ पे जनपद पंचायत का सीईओ नियुक्त करेगा, यहाँ पे कलेक्टर नियुक्त करेगा। जिला पंचायत में ऐसी नियुक्ति के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। इतनी सी बात समझ आई। अब ये दो का बात अलग और ये तीसरा थोड़ा अपवाद स्वरूप हो गया, ऐसे पॉइंट्स को आपको याद रखना है। अब एक और अपवाद देखेंगे हम, जब जिला पंचायत निधि से आपको पैसे निकालना है, सिग्नेचर तो इन लोग कर दिया लेकिन उसके लिए पूरा प्रॉपर नोटशीट चलता है, एक फाइल रहती है, किसी का पेमेंट करना एक फाइल बनेगा, उसमें प्रॉपर नोटशीट चलेगी। ठीक है, लिखित में ही सारे काम होंगे। तो ध्यान रखना हर पंचायत में एक सामान्य प्रशासन समिति होती है। क्या कौन रहते हैं, सामान्य प्रशासन समिति। तो ध्यान रखना जिला पंचायत निधि से अगर पेमेंट निकल रहा है, इनके सिग्नेचर से पहले वो नोटशीट बढ़ता है और सामान्य प्रशासन समिति अपना अप्रूवल देती है। सामान्य प्रशासन समिति अपना अप्रूवल देती है। ठीक है, तो सीईओ और वरिष्ठ लेखा अधिकारी के संयुक्त से निकलेगा जरूर, लेकिन उससे पहले अप्रूवल लगेगा, अनुमोदन लगेगा। किसका, सामान्य प्रशासन समिति का। और वो भी कैसा अनुमोदन, लिखित। कोई भी काम ऐसी मौखिक नहीं होता, सब क्या होगा, लिखित होगा। सर क्या जनपद पंचायत निधि से भी पैसा निकालना होगा तो सामान्य प्रशासन समिति की अनुमोदन लगेगा? हाँ बिल्कुल अनुमोदन लगेगा। सामान्य प्रशासन समिति का अनुमोदन लगेगा। प्री अप्रूवल बोला जाता है, पूर्व अनुमोदन। पहले अनुमोदन लेगा उसके बाद ये चेक तैयार होता है। ठीक है, तो सर जैसे जिला पंचायत में लगा, जैसे जनपद पंचायत में लगा, क्या ग्राम पंचायत में भी लगेगा ना? तो पहला केस हम दोनों अधिकारियों में से कोई एक गायब रहे तो विहित प्राधिकारी सिग्नेचर कर सकते हैं पढ़े, लेकिन ये ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत में व्यवस्था थी, जिला पंचायत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, ये एक्स्ट्रा पढ़ लिए। सामान्य प्रशासन समिति का पूर्व अनुमोदन लगता है तो वो जिला पंचायत और जनपद पंचायत में देख लिए, ग्राम पंचायत में नहीं है, वो भी पढ़ लिए। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा क्या क्या बताया। हम पढ़ रहे हैं पंचायत निधि कौन से धारा के, धारा 66 के तहत। एक चीज याद रखना, धारा 66, फिर मैं धारा 66 बताया तो धारा 77 भी बताया, 6677। धारा 77 में कर अधिरोपित करने की शक्ति के बारे में हमने डिस्कशन किया। ओके, अब धारा 66 की हम बात करते हैं पंचायत निधि। सबकी अपनी एक पंचायत निधि होती है, सारे पंचायतों की अपनी एक निधि होगी। ठीक है, ये अकाउंट कहाँ रहेगा, वो फंड कहाँ रहेगा, किसी बैंक अकाउंट में, पोस्ट ऑफिस अकाउंट में। ओके, इतनी सी बात समझ आई। रिसीविंग होता है तो उसका भी एक रिसिप्ट कटता है, वो भी पैसा वहीं जाता है। खर्चा होता है तो भी उसी फंड से ही पैसा कटता है। लेकिन जब खर्चे की बात आएगी तो चेक के माध्यम से पेमेंट होता है। ठीक, चेक हो गया, आरटीजीएस, एनईएफटी, उसके माध्यम से पेमेंट होगा, लेकिन उसमें सिग्नेचर लगेगा, सिग्नेचर जॉइंट सिग्नेचर लगता है। तो उसी को हमने देखा ग्राम पंचायत निधि से अगर पैसे निकलने होंगे तो वहाँ के सरपंच और सचिव
तो जैसे यहाँ पे सीईओ रहते हैं ग्राम पंचायत के स्तर पर, ग्राम पंचायत का सचिव होता है, ठीक। तो सरपंच एवं सचिव का जॉइंट सिग्नेचर रहेगा, दोनों में से कोई एक नहीं रहे तो जनपद सीईओ के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उसमें से एक साइन कर सकता है, ठीक है। अब जनपद पंचायत निधि से पैसा निकालना है तो जनपद पंचायत का सीईओ और सहायक लेखा अधिकारी के संयुक्त सिग्नेचर से लगेगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक एब्सेंट है, वहां पर नहीं है, छुट्टी में हो और पेमेंट काटना जरूरी हो जाए तो ध्यान रखना, तो किसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति सिग्नेचर कर सकता है, दोनों में से कोई एक गायब हो तो कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति। जिला पंचायत के केस में जिला पंचायत का सीईओ और वरिष्ठ लेखाधिकारी के जॉइंट सिग्नेचर से पैसा निकलेगा, यहाँ विहित प्राधिकारी कोई नहीं है। इतनी सी बात समझ आई। जनपद पंचायत और जिला पंचायत के केस में सामान्य प्रशासन समिति का पूर्वानुमोदन लगता है, इस बात को भी आप ध्यान देंगे। ग्राम पंचायत के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। समझ आई बात? यही चीज लिखा हुआ है, सचिव की अनुपस्थिति में जनपद पंचायत सीईओ विहित प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगा, जो यहाँ पे बताया। सहायक लेखाधिकारी की अनुपस्थिति में कलेक्टर द्वारा विहित प्राधिकारी नियुक्त किया जाएगा, ये बता दिया। जनपद एवं जिला पंचायत में, ग्राम पंचायत नहीं बोला, जनपद एवं जिला पंचायत में पंचायत निधि से रकम आहरित करने से पूर्व समान प्रशासन समिति से अनुमोदन लेना आवश्यक है। पंचायत निधि की समस्त प्राप्तियां जितने भी रिसीविंग्स है और उससे आहरण की जानकारी, आहरण मतलब जो पैसा निकल गया, विड्रॉ हो गया, उसकी जानकारी पंचायत के आगामी सम्मेलन में रखी जाएगी। जो भी हिसाब किताब है उसको सबको बताया जाता है सम्मेलन में, ठीक है, उसका रिपोर्ट दिया जाता है। पंचायत 5,000 रुपये से ज़्यादा कैश में भुगतान नहीं कर सकती, इससे ज़्यादा होने पर इसका भुगतान चेक के माध्यम से ही किया जाएगा। इतनी सी बात समझ आई? चलिए ठीक है। अब धारा 66 आप पढ़ लिए। धारा 66 में पंचायत निधि था, ठीक है। धारा 67 भी आप पढ़ लें ताकि लाइन से 3 धारा याद हो जाए। धारा 66 अभी हम देखें, पंचायत निधि की बात की है इसमें। अब बीच में धारा 68 आएगा, लेकिन इससे पहले धारा 67 की भी जानकारी हम लेंगे। तो धारा 67 ये भी पैसे से ही रिलेटेड है, बस उसका धारा का नाम आप याद कर लेंगे, संविदा निष्पादित करने का ढंग, ठीक है। संविदा निष्पादित करने का ढंग, संविदा मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? संविदा निष्पादित करने का ढंग। तो कुछ नहीं, पंचायत निधि है, पैसा होगा तो फिर भैया कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होगा, ऐसा 67 को रिलेट कर सकते हो। और कुछ नहीं, 7 से 67, 7 से संविदा डायरेक्ट याद कर लेना, 7 से 67, 7 से संविदा निष्पादित करने का ढंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट धारा लाइन से हम याद करते चल रहे हैं और ये प्रण लिए हैं कि 132 धारा याद करेंगे तो करके ही रहेंगे, ठीक है। तो 7 से 67, 7 से संविदा निष्पादित करने का ढंग। फिर 68 में देखो सब पंचायत निधि है और उससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं। 68 में पंचायत निधि से सहायता अनुदान देने की शक्ति, ये जो पंचायत निधि था इससे सहायता अनुदान देना है। बोले सर ये सहायता अनुदान क्या है? सहायता के लिए अनुदान, सहायता अनुदान। अनुदान क्या है? ग्रांट, मतलब पैसा दे दिए, डोनेट तो नहीं बोलेंगे, उसके लिए अनुदान ही शब्द ठीक है। ग्रांट कर देना मतलब किसी को पैसा देना। बोले सर किस लिए पैसा देंगे? देखो पंचायत भी अपने काम के लिए ऊपर राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करती है, एक आध लेक्चर में देखे थे, ठीक, अनुदान प्राप्त करती है, ओके। अब वैसे ही जो पंचायत निधि होती है, किसी पंचायत को लग रहा है कि मेरे पास बहुत पैसा, ऐसा होता नहीं है, सब कंजूस है भैया, काहे दूसरे के लिए खर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी किसी पंचायत को लग रहा है कि इतना पैसा है हमारे पास, इतना पैसा कहाँ रखूँ समझ नहीं आ रहा है, बहुत पैसा है, बोले ठीक है। तो अगर लगता है कि किसी लोक कार्य के लिए, मतलब लोगों की भलाई के लिए अगर हमको किसी को अनुदान देना है, किसी संस्था को, तो दिया जा सकता है। वही बोल रहा पंचायत निधि से सहायता अनुदान देने की शक्ति किसमें है? धारा 68 में। तो धारा 68 याद रहेगा, पंचायत निधि से सहायता अनुदान देने की शक्ति। धारा 66 क्या है? पंचायत निधि। 7 से 67, 7 से संविदा निष्पादित करने की ढंग, निष्पादित करने का ढंग। और 68 में जो 66 में पढ़े थे पंचायत निधि, इससे अगर किसी को सहायता अनुदान देना है तो वो उसकी शक्ति धारा 68 में मेंशन है। इतनी सी बात समझ आई, इसी को हम लोग नीचे पढ़ेंगे। अब देखो सहायता अनुदान देना है तो ऐसा नहीं कि मूड खराब हुआ और मन किया तो किसी की भी पैसा उठाकर दे दिए, चेक काट दिए, ऐसा नहीं है, ठीक। तो ध्यान रखना, अगर किसी को सहायता अनुदान देना है पंचायत निधि से तो ये निम्नलिखित व्यक्तियों से क्या लिया जाता है? अनुमति लिया जाता है। ये अगर अनुमति दिए तभी सहायता कर सकते हैं, अनुदान दे सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो यही लिखा हुआ है, कोई भी पंचायत राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी से, और विहित प्राधिकारी मतलब क्या? इन लोग,
विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी से ही सार्वजनिक उपयोगिता के कार्यों के लिए सामाजिक सहायता अनुदान दे सकती है। तो बोले सर राज्य सरकार तो समझ आ गया, विहित प्राधिकारी कौन, तो समझना ध्यान से देखो, अगर ग्राम पंचायत निधि से किसी को सहायता अनुदान देना है तो दो व्यक्ति उसके लिए परमिशन देंगे तभी वो पेमेंट होगा। एक व्यक्ति कौन, राज्य सरकार। राज्य सरकार या तो अनुमोदन दे दे या इसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति अनुविभागीय अधिकारी या उपखंड अधिकारी राजस्व का उपखंड अधिकारी, इसने अप्रूवल दिया तभी आप सहायता अनुदान दे सकते हैं। जनपद पंचायत निधि से अगर किसी को अनुदान देना है तो फिर वही राज्य सरकार या इसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति जो कि कौन होगा, कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर, ये जब अनुमति दें तब जाकर पेमेंट कर सकते हैं, अनुदान दे सकते हैं। और जिला पंचायत निधि से अगर करना है तो राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति कौन, कलेक्टर, ये अगर परमिशन देंगे, अनुमति देंगे तभी पेमेंट होगा, अनुदान होगा। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है सर। ऊपर भी तो वो सरपंच और सचिव और यहाँ पे वो जनपद पंचायत का सीईओ और सहायक लेखाधिकारी था, यहाँ पे भी जिला पंचायत का सीईओ और ये वरिष्ठ लेखाधिकारी था। वो भैया नॉर्मल आम जो दैनिक जीवन का है, नॉर्मल पेमेंट करना है उसकी बात है। ये अनुदान की बात है कि किसी दूसरे का अनुदान दे रहे हैं, बहुत पैसा हो गया तो समझ आएगा। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों के लिए विहित प्राधिकारी अलग अलग हैं, ठीक। तो इतनी सी बात समझ आई। ये जो है पंचायत निधि से खर्चा करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी हैं और ये अनुदान देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी हैं। मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सॉरी, पंचायत के बजट का अनुमोदन, धारा 73 में पंचायत बजट से संबंधित बातें हैं, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप रीड कर लेंगे। धारा 73, 76 ये जो दो हैं ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको नॉर्मल रीड कर लेना, चाहे तो याद कर लेना। धारा 77 बहुत इंपॉर्टेंट है, VVIMP धारा 77, पंचायतों के द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति। यहाँ पे बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें भी मुझे बतानी है आपको जो अधिनियम में दिया हुआ है, कुछ यहाँ पे गलतियाँ भी हैं उसको सुधारनी है, यही मेरा काम है। कुछ थोड़े बहुत मिस्टेक है उसको मैं सुधार दूंगा। तो कंप्लीट आपको पंचायती राज अधिनियम एकदम टिप पे होगा, फिंगर टिप पे होगा, ठीक। धारा 77 पंचायतों के द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति। अब धारा 77 पढ़ने से पहले हम अनुसूची भी देखेंगे। बोले सर ये अनुसूची क्या होता है? याद करो कभी अगर आप भारतीय संविधान पढ़े होंगे तो भारतीय संविधान के अपने बहुत सारे अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, आर्टिकल 1, 2, 3, 4 ऐसे 395 तक आर्टिकल हैं। लेकिन कुछ हम शेड्यूल भी पढ़ते हैं कि 12-13 शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है पढ़, हाँ कि ना? तो शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 10-12 शेड्यूल है। तो शेड्यूल हिंदी में इसको बोलते हैं अनुसूची। होता क्या है? तो कुछ नहीं, ये एक प्रकार के लिस्ट होते हैं। शेड्यूल मतलब समझ लो लिस्ट। तो पंचायत के अधिनियम चल रहा है या कोई भी ऐसा अधिनियम है, उसके बीच में आप दुनिया भर का लंबा चौड़ा लिस्ट घुसा दोगे तो वो नोट्स अच्छे से नहीं बन पाएगा, अधिनियम पढ़ने में सुविधाजनक नहीं रहेगा। तो जो भी लिस्ट वाले चीज़ें रहती है उसको अलग से अनुसूची बनाकर डाल दिया जाता है। तो पंचायती राज अधिनियम में आपको कितने अनुसूची पढ़ने हैं? 4 अनुसूची, तो उसका भी जिक्र हम लोग करेंगे। और इसका लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल में स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगा, जो ओरिजिनल एक्ट है, बेयर एक्ट है, वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर आपको भेज दूंगा, आप उसको देख लेना, ठीक। बट याद करने लायक बात, 4 अनुसूची आपको देखने हैं। अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 और अनुसूची 4। तो अनुसूची 1, 2, 3, 4 उसमें भी अनुसूची 1 का क ख ऐसा है, बट अभी फिलहाल अनुसूची 1, 2, 3 ही हम याद रखेंगे। तो अनुसूची 1 क्या है? ग्राम और जनपद पंचायत के अनिवार्य कर। किसके? ग्राम और जनपद पंचायत के अनिवार्य कर। किसकी बात किया? ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के अनिवार्य कर के बारे में बात किया है। तो अनुसूची 1 पढ़ेंगे, ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के अनिवार्य कर। अभी टैक्स ही पढ़ रहे हैं ना, तो ये अनुसूची पढ़ना जरूरी है, ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के अनिवार्य कर। फिर अनुसूची 2 में किसके बारे में दिया है? ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के ऐच्छिक कर या वैकल्पिक कर। यह अनिवार्य कर मतलब कंपलसरी वहां से टैक्स वसूलना है, अभी डिटेल में देखेंगे। ऐच्छिक कर कहने का तात्पर्य है उसकी इच्छा पर निर्भर करता है ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के कि वो लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। फिर अनुसूची 3 बात करता है बाजार फीस के ठेके पर दिए जाने की, ठीक है।
तो अनुसूची 3 किससे संबंधित है? बाजार कर या बाजार फीस को या बाजार कर को ठेके पर दिए जाने की बात करता है, को ठेके पर दिया जाना। ठीक, तो अनुसूची 1 ग्राम पंचायत जनपद पंचायत के अनिवार्य कर, अनुसूची 2 उसका वैकल्पिक कर, अनुसूची 3 बाजार फीस को ठेके पर दिया जाना, और अनुसूची 4 पंचायत के कार्य एवं शक्ति की बात करता है। और इसी में 29 विषय भी हैं जो जिसका लिस्ट मैं आपको भेजूंगा, उससे पढ़ना है। पंचायत के कार्य एवं शक्तियां, पंचायत के कार्य एवं शक्ति। तो ये जो 4 अनुसूची है कहीं ना कहीं ये हमारे पंचायती राज अधिनियम में विभिन्न धारा हैं उनसे संबंधित है। ठीक, तो याद रखना अनुसूची ये चारों को तो आपको याद रखना, यहाँ से सवाल बन भी सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। और इनसे संबंधित धारा को भी याद रखेंगे। तो धारा अनुसूची 1 जो कि ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के अनिवार्य कर की बात कर रहा है, ये धारा 77(1) में दिया हुआ है। ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के ऐच्छिक कर की बात करें तो इसका संबंध धारा 77(2) से है। बाजार को ठेके पर दिया जाना ये धारा 80 से संबंधित है। और पंचायत के कार्य एवं शक्तियां धारा 53(1) से संबंधित है। एक कहने का तात्पर्य है उसका सब सेक्शन, यानी कि क्या बोलेंगे, धारा की उपधारा। ठीक है, धारा की उपधारा 1, धारा 53 की उपधारा 1। तो इतनी सी बात समझ आ गई होगी। धारा 77, धारा 80, धारा 53, इनको आपको याद रखना है। ठीक, इनको आपको याद रखना है। अब हम वापस इस पर चलते हैं। ठीक, धारा 77 पंचायतों के द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति। पंचायतों द्वारा कर लगाने, इकट्ठा करने और हिस्सा बांटने का नियम संबंधित राज्य सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। ओके, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित कर आरोपित या अधिरोपित किया जाता है। निम्न प्रकार के कर आरोपित किए जाते हैं। अब यहां से हम पढ़ेंगे, जो गलती है उसको सुधारेंगे। अभी देखो, निम्न प्रकार के कर आरोपित करते हैं, ये बोल तो दिया। 2 प्रकार के कर हम लोग पढ़े, आर्टिकल 77(1) में अनिवार्य कर और आर्टिकल 77(2) ये ऐच्छिक कर। अनिवार्य कर और ऐच्छिक कर, ये दोनों हम लोग पढ़े, आर्टिकल 77(1) और आर्टिकल 77(2). आर्टिकल 77(1) का अनुसूची, ये अनुसूची 1 के क से संबंधित है। ये 6 अनिवार्य कर बताता है, लेकिन ध्यान रखना 77(1) ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत दोनों के बारे में बात करता है। लेकिन जो 1 का है, इसका लिस्ट मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर। ये बस सुधार लेना, ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत नहीं है, केवल ग्राम पंचायत है, केवल और केवल ग्राम पंचायत है। तो उसका मैं स्क्रीनशॉट भी आपको शेयर कर दूंगा, जो जरूरी है अनुसूची से संबंधित। ठीक, तो उसको आपको ध्यान देना है ना। तो याद रखना, ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित कर अनिवार्य रूप से अधिरोपित किए जाते हैं। इसको काटना जनपद पंचायत को। तो ग्राम पंचायत द्वारा ध्यान रखेंगे कितने प्रकार के अनिवार्य कर लिए जाते हैं, तो 6 प्रकार के अनिवार्य कर लिए जाते हैं। और किताब में एक अच्छा ट्रिक भी दिया है, लेकिन दरअसल ये अंग्रेजी में है। और फिर MBL4 ये मार्केट और ये बिजनेस, फिर लैंड, तो वो लैंड से क्या है, बिजनेस से क्या, मार्केट से क्या है, फिर उसको सोचोगे। उससे अच्छा मैं जो ट्रिक बनाया हूं उसको आप समझ लें, उसको याद कर लें, वो ज़्यादा आसान रहेगा। फिलहाल मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, उसको समझना। कर 2 प्रकार के हैं, कर लगाएंगे लेकिन 2 प्रकार से। एक अनिवार्य कर होता है जो कंपलसरी पैसा वसूलना है, और दूसरा ऐच्छिक कर होता है। अनिवार्य कर 77(1) में दिया हुआ है, ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत का अनिवार्य कर। ऐच्छिक कर 77(2) में दिया हुआ है, ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत का ऐच्छिक कर। ठीक, ग्राम पंचायत के अनिवार्य कर टोटल 6 दिए हुए हैं, और ग्राम पंचायत का वैकल्पिक कर आई थिंक 14 है लिस्ट में, वो वैकल्पिक बता देंगे आपको, 14 संख्या तो दिखी। ये वाला 6 कंपलसरी याद रखना। जनपद पंचायत का कंपलसरी कर 1 दिया हुआ है, और यहाँ पे इसकी संख्या भी 1 है। ठीक है, लेकिन हमको जो इंपॉर्टेंट है 6 अनिवार्य कर, इसको हमको पढ़ना है। ये 6 अनिवार्य कर अभी फिलहाल हम किसका पढ़ रहे हैं, ग्राम पंचायत का। जनपद पंचायत का बाद में देखेंगे। तो इसको कैसे याद रखना, बहुत ही आसान कोड है। बापू सफाई कर, क्या बोल रहे हो बापू, सफाई कर। और भैया ये सफाई कर भी आ गया, सफाई कर भी एक प्रकार का कर है।
तो बापू सफाई कर ये एकदम आसान है। बापू सफाई कर, कर मतलब टैक्स, और सफाई कर एक प्रकार का 6 प्रकार के टैक्स में एक ये भी टैक्स है। तो ध्यान रखना लाइन से 6 कर इसमें याद करने का ट्रिक है। बापू सफाई कर, पहला ब से है बाजार कर, बाजार कर, ये सब शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहा हूं। दूसरा बापू में ये बीच में आ रहा है ना, तो आजीविका कर, ये बस लैंग्वेज याद रखने के लिए आजीविका कर है ना, वो पूरा डिटेल में भी देखेंगे। तीसरा जो प है, प से 2 है, प से 2 है, तो प से 1 है प्रकाश कर, क्या प्रकाश कर, बाजार कर, आजीविका कर, प्रकाश कर। फिर एक है पशुओं पर रजिस्ट्रेशन फीस, तो मैं उसको नॉर्मली पशु कर लिख दे रहा हूं समझने के लिए, हमको याद करना है ना। पशु कर, पशु पर कर नहीं लग रहा, एक्चुअली पशु का जो खरीदना बेचना होता है उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जैसे आप गाड़ी खरीदते हो, गाड़ी खरीदते बेचते हो तो रजिस्ट्रेशन कराते हो नहीं, वैसे पशु का खरीदी या बिक्री हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन होता है, उस पर फीस जो लग रहा है तो पशु कर लिख दिया, हालांकि वो है पशु पर रजिस्ट्रेशन कर। तो बापू हो गया, ब से बाजार कर, आ से आजीविका कर, प से प्रकाश कर, पशु कर। फिर सफाई में एक स से संपत्ति कर है और एक स से सफाई कर ही है, ठीक, सफाई कर और संपत्ति कर। तो एक संपत्ति कर, सफाई में सफाई वर्ड तो आई, और स से संपत्ति कर, संपत्ति कर और सफाई कर। ये 6 प्रकार के टैक्स हैं, एकदम जरूरी है आपको याद रखना। समझ आ रही है बात? अब देखो ये जो संपत्ति कर है ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, संपत्ति कर जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। बोले सर कैसे कंफ्यूजन क्रिएट करेगा? तो ध्यान रखना, जो ये हम पढ़ रहे हैं अनिवार्य कर पढ़ रहे हैं, अनिवार्य कर के अंतर्गत 6 प्रकार के कर पढ़ रहे हैं, उसमें से एक कर है संपत्ति कर। आप अभी आगे चल के भी ऐच्छिक कर भी पढ़ोगे, ऐच्छिक कर में भी संपत्ति कर आएगा, ऐच्छिक कर में भी संपत्ति कर आएगा, तो आप हो सकते हो कंफ्यूज हो जाओ। तो ध्यान रखना, जो अनिवार्य कर है उसमें संपत्ति कर ऐसे कैसे लगता है, तो जो भी संपत्ति जिसकी मूल्य 6,000 रुपए से ज्यादा हो, और वो जो भूमि है वो संपत्ति है किसकी हो, साधारण जनता की हो, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, ये संपत्ति कर जो लग रहा है वो कैसी भूमि पर, 6,000 रुपए से ज्यादा जिसकी मूल्य हो, और वो संपत्ति साधारण जनता की हो, किसकी हो, साधारण जनता की हो, मतलब कि निजी संपत्ति हो ना कि सरकारी संपत्ति, उस पर अनिवार्य कर लगाया जा सकता है। लेकिन ऐच्छिक वाले में ध्यान रखना, ग्राम पंचायत की कोई भूमि, जनपद पंचायत की कोई भूमि, जिला पंचायत की कोई भूमि, राज्य सरकार की कोई भूमि, केंद्र सरकार की कोई भूमि, सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार की कोई भूमि, वो सब भूमि है उस पर ऐच्छिक कर लगता है। मेरे ख्याल से ये 6 प्रकार के अनिवार्य कर, और ये 6 प्रकार के अनिवार्य कर किसके पढ़ रहे हैं हम लोग, ग्राम पंचायत के पढ़ रहे हैं। ये जनपद पंचायत का नहीं है, इसलिए बोला काटा हूं मैं। ग्राम पंचायत के अनिवार्य कर हम क्या पढ़े, ग्राम पंचायत के 6 अनिवार्य कर में बापू सफाई कर, बी से बाजार कर, आ से आजीविका कर, पू से 2 है प्रकाश कर मतलब लाइट वाला, और एक प से आपका पशु कर है, ठीक है। बापू सफाई कर, स से संपत्ति कर, और सफाई में सफाई कर। सफाई संपत्ति वाला जो पॉइंट था, संपत्ति में 2 प्रकार की संपत्ति, एक ऐसी संपत्ति जिसका मूल्य 6,000 रुपए से ज्यादा और वो साधारण जनता को, वो अनिवार्य कर के अंतर्गत आता है। लेकिन ऐसी संपत्ति जो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की हो, वो ऐच्छिक कर पर आता है, उस पर टैक्स लगाना ऐच्छिक है, ठीक। अब इसी चीज को नीचे देखो, अनिवार्य कर, तो मैं जो 6 प्रकार के कर बताया हूं ना, बापू सफाई कर वही है। देखो अनिवार्य कर के अंदर बापू, ब से बाजार कर, तो देखो ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले बाजार या स्थान या कोई भवन पर टैक्स, मतलब वो बाजार पर आप को यूज कर रहे हो, कोई भवन किराए पर ले रहा है, उस पर फीस या टैक्स, टैक्स में सिर्फ टैक्स नहीं है, एक्चुअली फीस भी है, ठीक। तो फीस दे तो कंफ्यूज मत हो जाना, एक ही मतलब है। तो बाजार का या स्थान का या कोई भवन का आप उपयोग कर रहे हैं तो उसके लिए फीस देंगे आप ग्राम पंचायत को, ओके। ग्राम पंचायत की सीमा के भीतर कोई वृत्ति या व्यापार करने वाले या आजीविका चलाने वाले व्यक्ति पर कर, तो बापू में ब से बाजार कर हो गया, आ से आजीविका, यानी कि ग्राम पंचायत की सीमा के भीतर कोई व्यापार आप कर रहे हो तो उस व्यापार करने वाले पर या आजीविका कमाने वाले, आजीविका चलाने वाले व्यक्ति पर भी टैक्स लगेगा, कि कौन लगाएगा, ग्राम पंचायत लगेगा। तो बापू, फिर प से प्रकाश कर था, लाइटिंग की व्यवस्था की गई है बढ़िया चकाचक, तो यदि ग्राम पंचायत द्वारा प्रकाश व्यवस्था की गई है, ग्राम पंचायत द्वारा की गई है, तो उस पर आपको प्रकाश टैक्स देना पड़ेगा, प्रकाश कर देना पड़ेगा, ठीक है। फिर एक और प से पशुओं के रजिस्ट्रेशन पर कर था,
ग्राम पंचायत के अधीन किसी बाजार या स्थानों पर बेचे गए पशुओं के रजिस्ट्रेशन पर कर। तो ये पशुओं का भी मेला लगता है आपको, मेला इन द सेंस कोई महीने में या हफ्ते में, ज़्यादातर महीने में अलग अलग जगह से पशु लाते हैं, ठीक है, ज़्यादातर गाय बैल गाय भैंस ये सब लाए जाते हैं और खरीदी बिक्री हो जाती है, तो उस पर लगा गया कर, ठीक, उसका रजिस्ट्रेशन पर टैक्स। तो पाओगे सफाई कर, सा से सफाई, सफाई मतलब वो संडास वाली सफाई है। कैसी वाली सफाई? संडास वाली सफाई। तो निजी संडासों पर कर, ये क्या लिखा हुआ है? निजी संडास मतलब सार्वजनिक नहीं, जो आपको 2-3 रुपए 10 रुपए दे के सुसु करना पड़ता है ना, ठीक है, तो वो सार्वजनिक वाला नहीं, निजी खुद का घर बनाए वाला है ना, खुद का। तो निजी संडासों पर कर। तो भैया संडास बना दिए उस पर टैक्स नहीं है कि संडास बनाए हो, डेली सुबह घर में अपने कर रहे हो और उसका पैसा दे रहे हो, टैक्स दे रहे हो, पहले पैसा दे रहे हो फिर कर रहे हो फिर निकाल रहे हो, ऐसा नहीं। एक्चुअली उसकी सफाई रहती है, उसकी सफाई करती है। टंकी भर गया, साल 10 साल 20 साल का पूरा स्टॉक इकट्ठा किए हो, वो सफाई हो रहा है, उस सफाई पर पैसा, ठीक है, समझ आई बात? ये निजी संडास है ना कि सार्वजनिक वाला, ठीक है। सार्वजनिक वाला किस में आता है? सार्वजनिक वाला ऐच्छिक में आएगा, ठीक है। तो जो सार्वजनिक संडासों के निर्माण और सफाई के लिए जो टैक्स लिया जाता है वो ऐच्छिक के अंतर्गत आता है, ये निजी संडास है, ठीक है। तो सफाई हो गया, और क्या पढ़े थे? से संपत्ति कर, भूमियों या भवनों दोनों पर संपत्ति कर, लेकिन ये निजी हो मतलब साधारण जनता के होना चाहिए और 6,000 रुपये से इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। तो 77(1) में, धारा 77(1) में क्या था? ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के अनिवार्य कर थे। क्या थे? अनिवार्य कर के बारे में थे, ठीक। तो धारा 77(1) के अंतर्गत अभी ग्राम पंचायत के अंतर्गत 6 अनिवार्य कर हम लोगों ने पढ़ लिया, 6 अनिवार्य कर पढ़ लिया। अब जनपद पंचायत का अनिवार्य कर पढ़ेंगे एक ठोक, जो कि नीचे दिया हो, उसके बाद हम ऐच्छिक कर पर वापस आएंगे, कोई बात नहीं, ठीक। तो ध्यान रखना, धारा 77(1) के अंतर्गत ही जनपद पंचायत द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले अनिवार्य कर क्या है? नाट्य गृहों पर, नाट्य मतलब कोई परफॉर्मेंस दे रहे हो डांस, या सार्वजनिक प्रदर्शनों पर कर। तो इसमें कोई फीस ले रहे हो, कोई शुल्क ले रहे हो या टैक्स ले रहे हो, वो कैसा कर है? अनिवार्य कर। किसका? जनपद पंचायत का। किसका? जनपद पंचायत का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम ऊपर आते हैं ऐच्छिक कर। अब ध्यान देना, ये जो ऐच्छिक कर है धारा 77(2) में है, धारा 77(2) में है, और ये जो ऐच्छिक कर हम पढ़ रहे हैं वो ग्राम पंचायत का पढ़ रहे हैं। किसका? ग्राम पंचायत का। जनपद पंचायत वाला नीचे देखेंगे हम लोग, ठीक। ये धारा 77(2) में है ऐच्छिक कर। अब इसको बस रीड करना है, और वो शेड्यूल मतलब जो अनुसूचित दिया हुआ ना, उसका स्क्रीनशॉट मैं टेलीग्राम में भेजूंगा, उसको भी आप देख लेना। तो सवारी करने, चलाने या बोझा ढोने वाले पशुओं के मालिकों पर कर। तो पशु के मालिक पर कर लगेगा, पशु पर नहीं। और कैसे? तो सवारी करने, चलाने या बोझा ढोने वाले पशुओं के मालिकों पर कर। अब भैया ये नियम अधिनियम बहुत पहले का बना हुआ है, पहले बैलगाड़ी है, कोई सामान ले जा रहा है, ट्रैक्टर नहीं था, कोई ट्रॉली नहीं था, तो बैलगाड़ी से ले जा रहे, तो कोई भी सवारी घोड़ा गाड़ी कर रहे हैं, तो सवारी करने, चलाने या बोझा ढोने वाले पशुओं के मालिकों पर टैक्स लगाए जाएंगे। ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले बैलगाड़ियों, साइकिलों और रिक्शा पर कर। धर्मशाला, विश्राम गृह और ये वैधशाला या वधशाला होना चाहिए के उपयोग पर कर। ग्राम पंचायत के नियमित जल व्यवस्था होने पर जल कर, मतलब ग्राम पंचायत प्रॉपर आपको जल सुविधा, नल कनेक्शन प्रोवाइड करा रही है, उस पर टैक्स नल कर, जल कर लगता है, संपत्ति कर, जल कर। लोक उपयोगिता के विशेष संकल्पों पर अस्थायी कर। संकल्पों यानी मतलब कार्य, लोक उपयोगिता के मतलब जो सभी का काम आ जा रहा है, अगर ऐसा कुछ व्यवस्था किए हैं, कुछ बनाए हैं, नॉर्मल जिम बना दिए, अगर फीस लेना चाहते हैं तब की बात है, ठीक है, नहीं तो हो सकता है फ्री रखें। अगर टैक्स लेना चाहते हैं तो उस पर अस्थायी कर लगा सकते हैं। कूड़ा कचरा हटाने व उनके व्यपन के लिए सफाई कर। बैलगाड़ी व टांगा स्टैंड पर कर। ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले चारागाहों पर कर, कोई चारागाहों का निर्माण किए हैं जहां जानवर चरा सकते हैं तो उसमें उपयोग करोगे तो टैक्स लगा सकते हैं। तीर्थंकर कराने पर कर, और अन्य कोई कर जिसे अधोरोपित करने के लिए राज्य विधान मंडल को भारत के संविधान के अधीन शक्ति प्राप्त है, ठीक। तो ऐसे सारे कर ऐच्छिक कर के अंतर्गत आएंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये जितने भी ऐच्छिक कर हैं वो ऐच्छिक होते हुए भी अनैच्छिक है। बोले सर क्या बोलना चाह रहे हो? तो ध्यान रखना, ये जितने भी ऐच्छिक कर हैं
वो लगाया जा सकता है। ये जितने भी ऐच्छिक कर है कौन लगाएगा? ग्राम पंचायत लगाएगा। कौन लगाएगा? ग्राम पंचायत। लेकिन ग्राम पंचायत अपने मन से नहीं, किससे अनुमति लेगा? जनपद पंचायत से अनुमति लेगा। तो ये जितने ऐच्छिक कर हैं कौन लगा सकता है? किसकी इच्छा पर निर्भर करता है? ग्राम पंचायत। लेकिन वो जो ग्राम पंचायत है किससे अनुमोदन प्राप्त करेगा? जनपद पंचायत से। समझ आ रही है बात? चलिए ठीक है। अब जब हम ऐच्छिक कर ग्राम पंचायत का देख लिए तो जनपद पंचायत का भी ऐच्छिक कर देख लेते हैं, जो कि यहां पर शायद नहीं लिखा है। ठीक, अनिवार्य कर तो लिखा हुआ था, तो कोई बात नहीं। धारा 77(2) में अभी हम लोग क्या पढ़े? ग्राम पंचायत का ऐच्छिक कर पढ़े, ऐच्छिक कर। अब हम जनपद पंचायत का ऐच्छिक कर पढ़ेंगे। तो मैं बोल रहा हूं आप लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो, ऐसी भूमि या संपत्ति जो जनपद पंचायत के अंदर आती है, ठीक है, जनपद पंचायत में निहित है और लाइसेंस के जरिए उसे किराया पर दिया गया है, तो उससे फीस, तो उसको लिख लेंगे ऐसी भूमि या संपत्ति जो जनपद पंचायत के अंतर्गत आती है, मतलब वो जनपद पंचायत में निहित है और किसी को लाइसेंस के जरिए उसको यूज करने दिया जा रहा है, उस पर वो फीस ले सकते, कर ले सकते हैं, वो जनपद पंचायत का ऐच्छिक कर होगा। ठीक है, मेरी बात समझ आई? चलिए, तो ये 77(1) में जनपद पंचायत द्वारा अधिरूपित की जाने वाली अनिवार्य कर नाटक रवैया तो देख लिए। करारोपण हेतु अनुमति जनपद पंचायत के पूर्व अनुमोदन से ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के पूर्व अनुमोदन से जनपद पंचायत अनुसूची 2 के निर्दिष्ट करों में से कोई भी कर अधिरूपित कर सकेगी। अनुसूची 2 क्या आ गया? अनुसूची 2 हम क्या पढ़े? देखो, ऐच्छिक कर पढ़े कि नहीं पढ़े? अनुसूची 2 ऐच्छिक कर। अनिवार्य कर तो लगाएगा तो कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं, लेकिन ऐच्छिक कर लगाएगा ना धारा 77(2) के तहत, तो ग्राम पंचायत जनपद पंचायत से अनुमति लेगा और जनपद पंचायत जिला पंचायत से अनुमति लेगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो देखो, हम धारा 66 पढ़े तो धारा 67 भी पढ़ लिए और धारा 68 भी पढ़ लिए। अब धारा 77 पढ़े हैं तो धारा 78 को भी देख लेते हैं और धारा 79 भी देख लेंगे। अभी धारा 77 में हम क्या पढ़े? कर के बारे में पढ़े, कर अधिरोपित करने की शक्ति देखे। तो धारा 78 भी लिखेंगे, करों का विनियमन करने की राज्य सरकार की शक्ति। ये देखो, धारा 77 पूरा कर अधिरोपित करने की शक्ति देखे, कर अधिरोपित करने की शक्ति। अब ये टैक्स से रिलेटेड, ध्यान रखना, टैक्स से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन बनाने का किसके पास पावर है? उसको रेगुलेट करने का किसके पास पावर है? राज्य सरकार के पास पावर है। तो वही बात धारा 78 बोलता है, बताता है कि कर का विनियमन यानी कि रेगुलेशन, विनियमन करने की राज्य सरकार की शक्ति, राज्य सरकार की शक्ति। तो ये आपस में रिलेटेड है, मेरे ख्याल से याद होगा ही होगा आपको। इस लेक्चर में तो नहीं, लेकिन जब हम अगला लेक्चर करेंगे ना, अगला लेक्चर जो भी हो, उसमें फिर से पुराने सेक्शंस को देखेंगे। ठीक, अभी हम 66 पढ़ लिए पंचायत निधि। जब मैं 66 पढ़ाया पंचायत निधि, बार बार रिवाइज करूंगा। सर काहे बार बार बोलते हो? बोलेंगे तो बार बार रिवाइज इसलिए ताकि आपको याद हो जाए। धारा 66 में पंचायत निधि है और जब 66 याद कराया तो मैं 77 भी याद कराया कि नहीं कराया? 77 में ये कर अधिरोपित करने की शक्ति देखे, कर अधिरोपित करने की शक्ति। जब 66 पढ़ाया पंचायत निधि तो 67 भी उसी से रिलेटेड था। 7 से 67, 7 से संविदा निष्पादित करने का ढंग पढ़ लिए। संविदा था 7 से 67, 7 से संविदा। फिर 68 में पंचायत निधि से सहायता अनुदान देने की बात की, तो आपस में मिलते जुलते हैं। तो अलग से और क्या याद करोगे? सहायता अनुदान अलग से और कैसे याद करोगे? ये 3 धारा याद हो गया जी। और क्या? 6 से 7 याद कराया था, कर अधिरोपित करने की शक्ति। अब भैया वो कर का विनियमन करने की राज्य सरकार की शक्ति, मिलता जुलता है, कोई रिलेट करने की जरूरत नहीं। 78 में याद कर लिए। अब ये कर 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 रहे हैं, धारा 79 भी आपको याद हो जाएगा इजीली। कराधान के विरुद्ध अपील, कर टैक्स वैक्स लगा दिए, उसके विरुद्ध किसी को कोई परेशानी है तो अपील करने का जो प्रावधान है वो धारा 79 में दिया हुआ है, कराधान के विरुद्ध अपील। तो ग्राम पंचायत के मामले में अपील की जा सकती अनुविभागीय अधिकारी या उपखंड अधिकारी राजस्व के पास,
और जनपद पंचायत के केस में कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर के पास अपील की जा सकती है। ये देखिए इतना बढ़िया तरीके से मैंने इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर ये सच में आपको अच्छा लगता होगा तो लाइक जरूर कर दें सेशन को, कमेंट बॉक्स में बताया करिए। बहुत सारे कमेंट्स जो रेगुलर बेसिस पे आते हैं मुझे याद हो जाता है, तरुण यादव, मोनिका सिदार, अभी हाल फिलहाल में इन लोगों के कमेंट फ्रिक्वेंट बेसिस पे आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए और क्या सेवा कर सकते हैं आपकी उसको भी बताएंगे। और मैं आपको जानकारी दे देता हूं, अगर आपको एडीओ का कोर्स करना है तो 8770123687 इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके कोर्स परचेस कर सकते हैं। मेरी बात ध्यान रखिएगा, किसी से सहायता लेने में कोई हिचक नहीं करने चाहिए। हम कोर्स बेच रहे हैं ऐसा आप लोगों का सोचना रहता है, कई लोगों का सोचना रहता है। बिल्कुल कोई भी काम फ्री की वैल्यू रहती ही नहीं है, इस बात को समझिएगा। मैं अभी अगर इसी चीज़ को वीडियो कोर्स में डालता हूँ, हजारों की संख्या में देखते हैं। अभी ये डाल रहा हूँ, कितने लोग देखोगे अभी एक दिन में? 600, 700, 800। बाद में हो सकता है व्यूज़ आ जाए तो पता नहीं। फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो 500, 700, 800, 1000 रुपए में अगर आपको कोई एक अच्छा कंटेंट मिल जा रहा है, कोई सहायता मिल जा रही है तो बेशक लेना सीखिए। सहायता करना भी सीखिए और सहायता लेना भी सीखिए। ठीक, तो 8770123687 पर कॉन्टैक्ट करके आप कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बाजू में तो पूरा डिटेल दिख ही रहा होगा। और अगर कोर्स का अफोर्ड नहीं कर सकते, यूट्यूब पर भी बहुत सारे मटेरियल डलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करते रहें, बार के कमेंट करें। आजकल हमारे पास ऑप्शन है कम्युनिटी टैब में कि कोई व्यक्ति कमेंट करता है तो उसके पूरे प्रीवियस कमेंट्स देखते हैं। हाँ, कोई बच्चा बहुत सारा सवाल पूछ रहा है, लगातार कमेंट कर रहा है, देखते हैं अगर उसका सवाल जरूरी तो रिप्लाई करते हैं। तो ऐसे हम लोगों को भी हम प्राथमिकता देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप to be the best. Learn from the best.